गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। डियर, वेक्टर के अगले लेक्चर में हम लोग आपस में जुड़ रहे हैं। पिछली क्लास वेक्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, वेक्टर में स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाया था। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है ये पढ़ाया था हम लोगों ने। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है ये पढ़ाया था हम लोग, मैंने पढ़ाया था आपको। उसमें आपने ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन ए कॉस थीटा लिखा था आपने। उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टीज लिखी थी स्केलर प्रोडक्ट की। प्रॉपर्टीज में क्या क्या लिखा था, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है, यही तो लिखा था, ठीक है। और बताया था दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वो एक अदिश राशि होती है, सदिश राशि नहीं होती है। बाद में मैंने डिस्कस किया कि आप कैसे निकालेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, अगर स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो उनको कैसे आप फाइंड करेंगे। आज निकालना है हमको दो सदिशों का अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन। क्लियर? चलिए साहब जरा ध्यान देकर काम करेंगे। दो सदिशों का अदिश गुणन लेकर चलेंगे यहां से। माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी कोई दो सदिश इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए बराबर a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, वेक्टर बी बराबर b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप हो तो दोनों सदिशों का हो तो a डॉट b इज इक्वल टू a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप इंटू b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। यहां से आ जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू a1। देखिए i डॉट i पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। फिर j इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर k इससे मल्टीप्लाई करेगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो ध्यान देकर काम करना है कि i डॉट i मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, बट i डॉट j 0 होता था, i डॉट k 0 होता था। यानी दो अलग अलग वेक्टर जब यानी यूनिट वेक्टर आपस में प्रोडक्ट करते थे तो उनका रिजल्टेंट 0 होता था, और जब दोनों सेम होते थे तो उनका रिजल्टेंट 1 होता था, ठीक है। यहां से ध्यान दीजिए a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना कहलाएगा, i से मल्टीप्लाई होगा, j से मल्टीप्लाई होगा और k से मल्टीप्लाई होगा। तो आ जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। क्लियर हुआ? तो ये बन जाएगा आपका a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो यानी दो अलग अलग अगर आपके वेक्टर दिए हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ ना? हम उनको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं?
क्लियर। अब नोट लिखेंगे थोड़ा सा दोस्त, यहाँ ध्यान देकर काम करेंगे। लिख लीजिए इसी को, इसके बाद नीचे लिखिए नोट। नोट, उम्मीद है इसके नीचे नहीं दिख रहा होगा या मैं ऊपर से कर दे रहा हूँ, मैं ऊपर से कर दे रहा हूँ यहाँ से। ये नोट होने के बाद चलिए देखिए इधर नोट, नोट में लिखिए नोट, नोट में लिखेंगे पहला पॉइंट, नोट में पहला पॉइंट, नोट में पहला पॉइंट लिखेंगे वेक्टर ए की दिशा में, वेक्टर ए की दिशा में वेक्टर बी का प्रक्षेप, वेक्टर ए की दिशा में वेक्टर बी का प्रक्षेप, वेक्टर ए की दिशा में वेक्टर बी का प्रक्षेप इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ध्यान देकर काम करेंगे। वेक्टर ए की दिशा में वेक्टर बी का प्रक्षेप, वेक्टर ए डॉट वेक्टर जिसकी दिशा में निकालना उसका यूनिट वेक्टर होना चाहिए, ठीक है, जिसकी दिशा में निकालना होता है उसका यूनिट वेक्टर होना चाहिए, बस इतना दिमाग में रखिए। बी का प्रक्षेप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी की दिशा में वेक्टर ए का प्रक्षेप, वेक्टर बी की दिशा में वेक्टर ए का प्रक्षेप। अब किसकी दिशा में है? बी की दिशा में है, तो यहां पर आएगा क्या दोस्त, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। ध्यान देकर काम करेंगे। वेक्टर ए की दिशा में बी का प्रक्षेप निकालेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी की दिशा में वेक्टर ए का प्रक्षेप निकालेंगे तो वेक्टर जिसकी दिशा में निकालेंगे उसका यूनिट फॉर्म होना चाहिए, तो बी की दिशा में निकालना है तो बी का यूनिट फॉर्म हो जाएगा, इसमें ए की दिशा में निकालना है तो ए का यूनिट फॉर्म हो जाएगा। ध्यान देकर काम करना है, ये चीज़ आपको फोकस करनी है। इसका मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए कैप इंटू वेक्टर बी, या इसे लिख सकते हैं वेक्टर ए इंटू बी कैप। दोनों चीज़ें ध्यान देकर काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है ये क्वेश्चन। एनसीईआरटी ने 2-3 क्वेश्चन इसमें रख रखे हैं कि ए की दिशा में बी का प्रक्षेप पूछेगा या बी की दिशा में ए का प्रक्षेप पूछेगा, तो क्या कहेंगे ए कैप इंटू वी वेक्टर या वेक्टर ए इंटू बी कैप। ध्यान देकर काम करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं बेस्ड। अगर क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें से क्वेश्चन देखते हैं और इस पर फोकस करते हैं। मैं देख रहा हूँ इसमें से कोई क्वेश्चन अगर मिलता है इस पैटर्न का, बिल्कुल है, इस पैटर्न के होते हैं क्वेश्चन। ध्यान देकर काम करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है क्वेश्चन, लिखिए सदिश, सदिश वेक्टर ए बराबर दिया है 4i प्लस 4j माइनस 10 के, 4i प्लस 4j माइनस 10 के का सदिश वेक्टर b बराबर i माइनस 2j प्लस 2k, i माइनस 2j प्लस 2k की दिशा में प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, की दिशा में प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए इधर क्या कह रहा है, सदिश इसका, सदिश इसकी दिशा में, यानी किसकी दिशा में, बी की दिशा में। इसका मतलब सेकेंड फॉर्मूला एप्लीकेबल होने वाला है, सॉल्यूशन। यहां लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। तो बताइए क्या लिखेंगे यहां से, वेक्टर बी की दिशा में, वेक्टर बी की दिशा में वेक्टर ए का प्रक्षेप, वेक्टर ए का प्रक्षेप, बोलो सूत्र क्या पढ़ा है हम लोगों ने, बोलो बोलो, जिसकी दिशा में होता है उसका यूनिट वेक्टर लेते हैं, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। ओके दोस्त, अब बताओ यहां रख दो जरा, ए कितना है,
कितना है 4i प्लस 4j माइनस 10k इंटू यहाँ से आ जाएगा i माइनस 2j प्लस 2k अपॉन मॉडुलस में b है, मॉडुलस में तो अंडर रूट। अब देखो 1 प्लस 4 प्लस 4। नहीं आई बात समझ में? बोलो यार बोलो, क्लियर हुआ ना? अब मल्टीप्लाई करो 4, फिर मल्टीप्लाई करो -8, फिर मल्टीप्लाई करो -20 अपॉन कितना आएगा रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 28 नेगेटिव हो गया और 4 पॉजिटिव हो गया, माइनस का 24 अपॉन यहाँ से आ जाएगा 3, 8 आ गया तो -8 यूनिट आ गया। क्लियर आ गया? कितना? -8 यूनिट आ गया। ठीक, और लेकिन प्रक्षेप यानी ये जो लेंथ होती है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। यहाँ लिखना पड़ेगा चूंकि लेंथ यानी दूरी, लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होती है, इस वजह से आप क्या कहेंगे, ये कितने यूनिट काउंट किया जाएगा? 8 यूनिट पॉजिटिव। ध्यान देकर काम करेंगे, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? 8 पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है ना? दिमाग में रख करके काम। प्रक्षेप का मतलब होता है छाया यानी लेंथ। ठीक है, अब लेंथ की बात हो रही है तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इस वजह से हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव। अर्थात वेक्टर b की दिशा में a का प्रक्षेप जो होगा वो 8 इकाई होगा। क्लियर? नोट करिए जल्दी से, जल्दी जल्दी नोट करते चलें। कम ऑन, जल्दी जल्दी नोट कर लें। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का। चलिए अगला इसी पैटर्न पर मैं एक यानी आपका प्रक्षेप का केस समझ में आ गया आपको। मैंने एक क्वेश्चन भी करा दिया। क्वेश्चन ये रहा आपका कि 2 सदिश दिए हैं, इनमें से किसी एक सदिश का किसी दूसरे सदिश पर प्रक्षेप पूछ सकता है। तो जिस सदिश का जिस सदिश पर प्रक्षेप पूछेगा उसका उसी सदिश पर प्रक्षेप आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके डियर, लेकिन अब मेरी बात ध्यान दीजिएगा, अगर हमसे कभी कभी ऐसे बोल देता है, बने हो सकता है क्वेश्चन ना भी बने, लेकिन तब भी ध्यान दीजिए प्रक्षेप से ही रिलेटेड है, इस वजह से इसको जान लीजिए। वियोजित भाग निकालना। ठीक है, चलो आओ इसको निकाल लेते हैं। वियोजित भाग निकालना नोट में ये अगला यानी नोट में अगला पॉइंट कह सकते हैं, थर्ड पॉइंट कह सकते हैं इसी नोट में फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट कह देंगे इसे। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या कहेंगे? किसी एक सदिश का किसी दूसरे सदिश यानी सदिश ए का सदिश बी की दिशा में वियोजित भाग। ध्यान देकर काम करेंगे। यहाँ लिखें सदिश वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में वियोजित भाग निकालेंगे। तो जरा ध्यान देकर काम करेंगे। ये वियोजित भाग कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो करते क्या हैं हम, यानी हम सबसे पहले इसका यानी हम यहां से निकालेंगे वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में, यानी वेक्टर बी की दिशा में निकालना है तो आप ऑर्डिनरी वे पे निकालेंगे, वेक्टर ए अपॉन वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी आ गया। ठीक है, ये निकालेंगे। लेकिन दोस्त ये तो प्रक्षेप होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे बराबर, यहां से लिख दीजिएगा वेक्टर बी की दिशा में प्रक्षेप गुणे, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, दिमाग में रखेंगे। वेक्टर बी की दिशा में प्रक्षेप, अगर वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में वियोजित भाग निकालना है तो क्या करना होगा? वेक्टर बी की दिशा में प्रक्षेप निकालिए और फिर वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करिए, यानी वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उस दिशा में उसका वियोजित भाग ज्ञात हो जाता है।
उस दिशा में उसका वियोजित भाग ज्ञात हो जाता है। ध्यान देकर काम करेंगे इस चीज़ को। और अगर इसी में ये चौथा पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ नोट में, अगर लिख दिया जाता वेक्टर बी का वेक्टर ए की दिशा में, वेक्टर ए की दिशा में वियोजित भाग, अगर ये निकालना हो दोस्त तो क्या निकालेंगे, वेक्टर ए की दिशा में प्रक्षेप गुणे वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ओके दोस्त, ये निकालना पड़ेगा हमें। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करेंगे, हर कंसेप्ट से नीचे एक क्वेश्चन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन लिख लें, यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 2j प्लस 4k, तो वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में वियोजित भाग ज्ञात कीजिए। वियोजित भाग ज्ञात कीजिए। ओके दोस्त, ये अब वियोजित भाग का केस बन जाएगा। चलो भैया सॉल्यूशन बना लो इसका। सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका, दिमाग में रखो। सबसे पहले हम वेक्टर बी की दिशा में प्रक्षेप निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ लिखें वेक्टर बी की दिशा में ए का प्रक्षेप, वेक्टर बी की दिशा में वेक्टर ए का प्रक्षेप। तो बोलो क्या होगा दोस्त, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। चलो भैया दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो आई 0 हो जाएगा भाई, यहाँ पर आई है नहीं। ठीक है, डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, जी -6 आ जाएगा और के कितना आ जाएगा दोस्त, 4 चौक 16 आ गया बटा अंडर रूट कितना आएगा, मॉड बी 4 प्लस कितना हो गया 16। ओके, क्योंकि यहाँ पर आई नहीं है तो अब बताओ कितना मिला, 10 बटा अंडर रूट 20। और सिंप्लीफाई करो इसे, 10 बटा अंडर रूट 20 को क्या लिख सकते हैं, 2√5। ओके दोस्त, तो 2 पंचे 10 हो गया। यहाँ पर आएगा 5/√5 जो कैंसिल होगा और √5 के इक्वल आएगा। इसका मतलब हमारा अतः, यहाँ पर लिख देंगे अतः वेक्टर बी की दिशा में वेक्टर ए का प्रक्षेप कितना आ गया दोस्त, ये आ गया √5 आ गया। लेकिन हमें यहाँ पर प्रक्षेप नहीं निकालना है, हमें निकालना है वेक्टर बी की दिशा में वियोजित भाग। यहाँ निकालेंगे इस प्रकार वेक्टर बी की दिशा में वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में वियोजित भाग। इस प्रकार वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में वियोजित भाग बराबर कितना आ जाएगा, आप क्या लिखेंगे v की दिशा में प्रक्षेप वेक्टर b की दिशा में प्रक्षेप गुणे वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b। बताइए प्रक्षेप कितना आया था, √5। वेक्टर b कितना रखा है, ये रखा 2j प्लस 4k अपॉन मॉड वेक्टर भी कितना आया था, √20। देखिए रखा हुआ है तो यहाँ रख दीजिए √20। ओके दोस्त, यहाँ से आ जाएगा। अब इसको आगे कर दीजिए तो ये आ जाएगा, देखिए इधर √5 और √20 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर √4 आ जाएगा। और √4 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो यार बोलो, 2 होती है। कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, i प्लस 2j।
तो आपने कहा क्या कि वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में वियोजित भाग जो होगा वो आ जाएगा i प्लस 2j। क्या आ जाएगा दोस्त? i प्लस 2j। तो गौर करके समझिएगा, ये कंसेप्ट आपके इंपॉर्टेंट ही नहीं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए चलिए नोट करिए, जल्दी से नोट करते चलिए, नोट करते चलिए। नोट करते चलिए। जल्दी से नोट करें, क्योंकि बस इसके बाद एक टॉपिक और बचता है, वेक्टर प्रोडक्ट। 2D आपका खत्म हो जाएगा, फिर 3D बचेगा। जल्दी जल्दी नोट कर लें। गुड, चलिए नोट हो गया, आगे चलते हैं। नोट्स प्रॉपर वे पे बनाते चलिए, जिसका फायदा आपको मिलेगा। नोट्स बनाते चलिए, जिसका फायदा प्रॉपर वे पे आपको मिलेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे डालेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो सदिशों के बीच का कोण। हेडिंग डाल देंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो सदिशों के बीच का कोण। एंगल बिटवीन, डाल दीजिए हेडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? दो सदिशों के बीच का कोण, दो सदिशों के बीच का कोण। ठीक है, अच्छा फॉर्मेट है ये भी। 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन इससे भी पूछ लेता है। अगर आप डायग्राम दे दें यहाँ से, ऐसे ही यही डायग्राम आपने इनिशियली बनाया था। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा था? थीटा। ये ओरिजिन था। ओके डो, ध्यान देकर काम करेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे? माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी कोई दो अशून्य सदिश, नॉन जीरो वेक्टर अशून्य सदिश हैं, जो एक दूसरे से थीटा कोण पर, जो एक दूसरे से थीटा कोण पर व्यवस्थित हैं, तब क्या निकालेंगे यहाँ से? कॉस थीटा बराबर, तब आप क्या लिखते हैं? तब ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, या इसी को लिख सकते हैं दोस्त, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ओके दोस्त, ये बन जाएगा आपका ये, या इसी को लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये बन जाएगा आपका ये प्रोफॉर्मा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। क्लियर? ये बनेगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दैट इज द, यानी कहा जाए इसमें कह सकते हैं इसी के नीचे अतः देखिए दोनों सदिशों के बीच का जो कोण बनेगा वो बनेगा क्या? अतः लिखेंगे दोनों सदिशों के
बीच बने कोण की कोज्या उन सदिशों के अदिश गुणन तथा उनके मापांकों के अलग अलग गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। ध्यान देकर काम करिएगा। दोनों सदिशों के बीच बने कोण की कोज्या उन सदिशों के अदिश गुणन तथा उनके मापांकों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। दिस इज योर कोसाइन, यानी cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक, ये जरूर दिमाग में रखिएगा। यानी कोण की कोज्या उन सदिशों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। दोस्त, ये जरूर आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखिए इस चीज को, आप दिमाग में याद रख करके करिए। ये आपका बनता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो सदिशों के बीच का कोण। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो सदिशों के बीच का कोण। नोट करते चलिए साथ साथ मेरे, और चीज़ों को समझते भी चलिए। नोट करते चलिए, चीज़ों को साथ साथ समझते भी चलिए। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो सदिशों के बीच का कोण। ठीक है, नोट हो गया? क्या ये सबका नोट हो गया? अब आइए इसके आगे डालिए नोट। इसके आगे डालेंगे नोट। क्लास है 12 बजे से। चलिए आगे चलते हैं इसी में। आगे लेते हैं नोट। पहला पॉइंट लिखिए, नोट में पहला पॉइंट लिखिए। यदि दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर हों तो थीटा बराबर कितने डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। एक दूसरे के समांतर हो तो थीटा बराबर 0। अतः वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू, या डायरेक्टली फॉर्मूला रख दीजिए भाई, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। ठीक है, यहाँ 0 रखिए। cos 0 इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। cos 0 का मान बोलो cos 0 का मान 1 इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। यहाँ इसे लिख सकते हैं a डॉट b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, या इसी को लिख सकते हैं a डॉट b इज इक्वल टू ए बी। यानी दोनों सदिशों का अदिश गुणन उनके मापांकों के गुणनफल के बराबर होता है। इस केस में क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ आप क्या लिखोगे? अतः आप एक, ये पॉइंट नंबर 1 क्या बताता है, क्या लिखेंगे आप? यहाँ लिखेंगे अतः दोनों सदिशों का अदिश गुणन, दोनों सदिशों का अदिश गुणन उनके मापांकों के
गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान देकर काम में दोनों सदिशों का अदिश गुणन उनके मापांकों के गुणनफल के बराबर होता है। ये कब होता है? जब दोनों सदिश क्या होते हैं? एक दूसरे के समांतर हों। अब यही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव, शुरुआत के 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें क्या पूछेगा? अगर कहते दोनों सदिशों का अदिश गुणन उनके मापांकों के गुणनफल के बराबर होता है तो सदिश होंगे समांतर, लंब, ठीक है, कोण 60 डिग्री या ऐसे कुछ पूछ सकता है। तो क्या होंगे? समांतर होंगे। जब दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर होंगे तो दोनों सदिशों का अदिश गुणन जो होगा उनके मापांकों के गुणनफल के बराबर होता है। ये दिमाग में रख करके काम करिएगा दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट मैं आपको लिखाता हूँ लास्ट में, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये। ठीक है, बोर्ड में तो पूछा ही जाएगा, लेकिन कंपटीशन सीधे स्टेट लाइन जो मैंने खींच कर रखी हुई है इसी पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन पूछता है। तो ये बन जाएगा आपका पॉइंट नंबर 1। नोट करें, तेजी से नोट कर लें, तेजी से नोट करें। नोट हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट में दूसरा पॉइंट, चलिए दोस्तों, नोट इसी में दूसरा पॉइंट लिखिए। यदि दोनों सदिश एक दूसरे पर लंब हों, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अगर लंब है यानी परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है तो थीटा बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री, अर्थात थीटा बराबर 90। तो कॉस थीटा बराबर a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। अब यहां रख दीजिए दोस्त, कॉस 90 इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। अब कॉस 90 का मान 0 होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, या इसी को कहेंगे ए डॉट बी बराबर 0। ठीक है, इसे सदिशों के लंब होने की दशा भी कहते हैं। इसे सदिशों के लंब होने की दशा भी कहते हैं। ध्यान देकर काम करेंगे। इट इज द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। इसे दो सदिशों के लंब होने की दशा भी कहते हैं। ठीक, बहुत क्वेश्चन पूछता है इसमें से। ये नोट का दूसरा पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे, बहुत क्वेश्चन पूछता है। चलिए इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन इससे करते हैं जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में 2008-10-17 में पूछा गया है।
2008, 10 और 17 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वेक्टर ए बराबर i प्लस 4j प्लस 3k वेक्टर b बराबर 4i प्लस 2j प्लस लैम्डा के, वेक्टर b बराबर 4i प्लस 2j प्लस लैम्डा के, यहाँ पर लिखेंगे 4i प्लस 2j प्लस लैम्डा के, तो लैम्डा के किस मान के लिए, लैम्डा के किस मान के लिए वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंब हैं। क्वेश्चन ये था, 2008 में बोर्ड में आया है, 10 में आया है, 17 में आया, आगे 21 में आ भी सकता है। ठीक है दोस्त, ध्यान देकर काम करिएगा। आसान क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर पे क्वेश्चन आते हैं ये। सॉल्यूशन, चलिए दोस्त सॉल्यूशन। अब बताइए सदिशों के लंब होने की दशा क्या दी है, a डॉट बी बराबर 0। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि सदिशों के लंब होने की दशा, सदिशों के लंब होने की दशा क्या लिखेंगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0। वेक्टर a कितना है, i प्लस 4j प्लस 3k डॉट 4i प्लस 2j प्लस लैम्डा के इज इक्वल टू 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। आप कहेंगे i से मल्टीप्लाई करेगा, j से करेगा और k से करेगा। i से मल्टीप्लाई करेगा 4, j से मल्टीप्लाई करेगा 8, k से मल्टीप्लाई करेगा 3 लैम्डा बराबर 0। अब कितना आया, 8 4 12 प्लस 3 लैम्डा बराबर 0, 3 लैम्डा बराबर -12 या लैम्डा बराबर -4। तो बताओ, उसने पूछा था लैम्डा के किस मान के लिए, तो लैम्डा बराबर -4 के लिए दोनों सदिश एक दूसरे पर लंब होंगे। नोट करें, दोनों सदिश एक दूसरे पर लंब होंगे। नोट हो गया, तेजी से हाथ चलाएं, तेजी से। 2019 में ये क्वेश्चन आया था, इसी के ऊपर बिहाफ, इसी पॉइंट पर बेस्ड था। इरेज कर दूं मैं इसको, इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलो भाई, एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन 2019 बोर्ड एग्जामिनेशन में आया। क्वेश्चन क्या था, यदि वेक्टर a बराबर 5i माइनस जे माइनस 3k, 5i माइनस जे माइनस 3k तथा वेक्टर b बराबर i प्लस 3j माइनस 5k, i प्लस 3j माइनस 5k, i प्लस 3j माइनस 5k हो, यदि वेक्टर a बराबर 5i माइनस j माइनस 3k तथा वेक्टर b बराबर i प्लस 3j माइनस 5k है, तो सिद्ध कीजिए कि सदिश वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b
लंबवत होंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लंबवत होंगे, ठीक है, लंबवत होंगे। चलो दोस्त 19 में आया था क्वेश्चन, क्या बनाया सॉल्यूशन हम लोगों ने इसका। अब बताओ सबसे पहले हमें क्या निकालना है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो दोस्त हम निकालेंगे सबसे पहले, यानी अगर हम मान लें, माना कैपिटल वेक्टर a बराबर मान लेते हैं a प्लस बी और कैपिटल वेक्टर b बराबर मान लेते हैं a माइनस बी। तो चलो भैया अब पहले कैपिटल वेक्टर a निकाल लें, तो क्या आएगा a प्लस बी, a प्लस बी। अब बताओ a कितना है, a है 5i माइनस जे माइनस 3k प्लस b कितना है i प्लस 3j माइनस 5k। ओके दोस्त, तो बताओ कैपिटल A बराबर कितना आ रहा है, 6i यानी 6i प्लस का 2j और माइनस का 8k आ गया। एवं वेक्टर B बराबर वेक्टर A माइनस वेक्टर B। वेक्टर A कितना है दोस्त, वही रख दीजिए 5i माइनस जे माइनस 3k माइनस i प्लस 3j माइनस 5k। ओके दोस्त, अब बताओ यहाँ से कितना आने वाला है, वेक्टर B बराबर ये 5i पॉजिटिव i नेगेटिव यानी 4i आ गया, माइनस j माइनस 3j माइनस का 4j आ गया, और 3k नेगेटिव प्लस का 2k प्लस का 2k आ गया। अब निकालो, अतः ये परस्पर लंब होंगे, यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। यहाँ लिखेंगे अतः वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर कितना आया, वेक्टर A 6i प्लस 2j माइनस 8k डॉट अगला आ जाएगा 4i माइनस 4j प्लस 2k। ओके दोस्त, अब बताओ ये कितना मिलेगा, 24। देखिए इधर 6 चौके 24, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ठीक है। तो बताओ 24 और 24 कितना हुआ, 0। अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 आ गया तो क्या सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि दोनों सदिश यानी a प्लस बी और a माइनस बी परस्पर लंब हैं। दिख रहा है नीचे कि नहीं दिख रहा, हाँ ध्यान देते रहिएगा। नोट करो जल्दी जल्दी। चलो जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। आप लोगों के कोर्स में अदिश त्रिगुणन नहीं है दोस्त, अदिश त्रिगुणन नहीं है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए घबराइएगा नहीं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए परेशान भी ना होइएगा, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके यहाँ नहीं है, सॉरी, ठीक है। ये चीज़ आप दिमाग में रख करके काम करिएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है ये नोट हो गया होगा ये। गुड। चलिए एक और इसी में केस नंबर 3 कर लीजिएगा, बस उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी में नोट में तीसरा पॉइंट था, नोट में पहला पॉइंट समांतर होने के लिए लिखा मैंने, नोट में दूसरा पॉइंट लंब होने के लिए लिखा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करा दिए मैंने कि लंब के जो क्वेश्चन आए हैं बोर्ड में उनको करेंगे आप। एनसीईआरटी के बाकी न्यूमेरिकल्स तो आपसे दौड़ते हुए लग जाएंगे, उसमें कुछ ज़्यादा कठिन न्यूमेरिकल है भी नहीं। अब आता है इसी का केस नंबर 3, यानी सॉरी नोट में पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है क्या, ये समझिए पहले। पॉइंट नंबर 3 क्या लिखेंगे, यदि दोनों सदिश
एक दूसरे के विपरीत हों, अर्थात थीटा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अपोजिट होंगे तो थीटा बराबर 180 डिग्री यहां पर निकालेंगे, अर्थात थीटा बराबर 180 डिग्री। तो यहां से क्या निकालोगे, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी। अब बताओ कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है दोस्त? अरे यार सबको जानते हो, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1। बिल्कुल सही। कैसे निकालोगे? कॉस 90 प्लस 90, कॉस 90 दूसरा कोऑर्डिनेट है, दूसरा चतुर्थांश है, कॉस साइन में बदल जाएगा तो साइन 90 आएगा, लेकिन कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस साइन 90 आ जाएगा, और साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए दोस्त इसका मान आ जाएगा -1। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी, या इसी को लिखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ बी। ठीक है, चूंकि आप जानते हैं राशि जो होगी ये मॉड ए मॉड बी ये दोनों मिलकर के स्केलर क्वांटिटी बनाएगी। ठीक है, और ये नेगेटिव, मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव केवल साइन चेंज करेगा अपोजिट के लिए और पैरेलल के लिए। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देकर काम करेंगे, यानी अगर दोनों अपोजिट वेक्टर हैं तो उन दोनों सदिशों का अदिश गुणन उनके मापांकों के गुणनफल के परिमाण में बराबर होगा, लेकिन चिन्ह अपोजिट होगा। ठीक है, ध्यान देकर काम करिएगा। ये कंडीशन तभी आएगी, ये देखिए आपने कहा था ये पॉजिटिव हो जाएगा तो पैरेलल हो जाएंगे, इसका मतलब डायरेक्शन दोनों की सेम हो जाएगी। अगर अपोजिट है डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो साइन के ये साइन केवल डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अगर पॉजिटिव होगा तो पैरेलल होंगे और यूनिडायरेक्शनल हो जाएंगे, पैरेलल होंगे और यूनिडायरेक्शनल हो जाएंगे। अगर अपोजिट हैं तो मॉडुलस का प्रोडक्ट तो उन वेक्टर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, लेकिन साइन नेगेटिव होगा, साइन नेगेटिव होगा। ध्यान देकर काम करिएगा, साइन नेगेटिव होगा, साइन नेगेटिव होगा। क्लियर हुआ? मेरी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए आगे बढ़ेंगे, इसी में अब आगे बढ़ेंगे। आइए आगे चलते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट था। अब दोस्त अगर ये तो मैंने नॉर्मली वेक्टर आई कैप जे कैप के फॉर्म में होंगे तब ऐसी केसेस बन गए। इसी नोट में अब चौथा पॉइंट लिखिए, चौथा पॉइंट लिखिए, यहाँ ध्यान देकर काम करें। चौथा पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर नोट में चौथा पॉइंट ध्यान दीजिएगा। यदि वेक्टर ए बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एवं वेक्टर b बराबर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप हो तो दोनों सदिशों के समांतर होने की दशा, समांतर होने की दशा क्या लिखेंगे? ध्यान देकर काम करेंगे, बहुत आसान होता है। द रेशियो बिटवीन ith कोफिशिएंट इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन jth कोफिशिएंट, द रेशियो बिटवीन kth कोफिशिएंट, द रेशियो बिटवीन ith कोफिशिएंट, द रेशियो बिटवीन jth कोफिशिएंट, द रेशियो बिटवीन kth कोफिशिएंट। यानी i के गुणांकों का अनुपात बराबर j के गुणांकों का अनुपात बराबर k के गुणांक। यहाँ कंडीशन लिखो भैया, ये पूछी गई है कंडीशन। a1 बटा b1 बराबर a2 बटा b2 बराबर a3 बटा b3। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। ठीक, पूछा गया है, पूछा गया है, पूछा गया है। पूछा गया, ठीक है ना? तो ये दिमाग में रख करके काम, बस एक छोटी सी कंडीशन और लिख लीजिए, खत्म करिए इसको। देखिए
पांचवा पॉइंट यहां ध्यान देकर काम करेंगे। यदि वेक्टर ए बराबर a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप एवं वेक्टर b बराबर b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप हो तो दोनों सदिशों के लंब होने की दशा, ठीक है, क्या होगा भैया, a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 बराबर 0। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये ज़्यादा पूछा गया है। अब अभी आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो एक क्वेश्चन है शून्यांतक या शून्यांतक, इसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा पूछा गया है, जिसे हम शून्यक सदिश कहते हैं, सॉरी, ठीक है, उसमें ये कंडीशन एप्लीकेबल हम लोग करते हैं, ठीक। बेसिकली ये लंब होने की दशा है। ये रहा आज का क्लास। अगले वाले क्लास में हम लोग आकर के इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ और मैं एक्सिस के साथ एंगल क्या बनता है, प्लेन के साथ एंगल क्या बनता है, इन सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन करूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।